आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 29, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। शुरुआत करते हैं साथियों आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्धि की विशेषता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। ऑप्शन बी, बुद्धि एक अर्जित योग्यता है। ऑप्शन सी, बुद्धि सीखने की योग्यता है। ऑप्शन डी, बुद्धि से विवेक उत्पन्न होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं एक बार आंसर कमेंट करें साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि एक अर्जित योग्यता है। साथियों, जो बुद्धि एक अर्जित योग्यता नहीं है, यहाँ पर संबंधित नहीं है, पूछा गया है। साथियों, बुद्धि जन्मजात योग्यता है, बुद्धि जन्म से होती है अर्थात प्राकृतिक होती है। बुद्धि को हम अर्जित नहीं कर सकते साथियों, बुद्धि हमारे द्वारा अर्जित नहीं की जा सकती है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, सीखने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि से हमें विवेक उत्पन्न होता है। तो साथियों, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि एक अर्जित योग्यता है। ये कथन गलत है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के समय में लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ऑप्शन ए, आकस्मिक मंदता। ऑप्शन बी, पारिवारिक मंदता। ऑप्शन सी, चिकित्सा मंदता। ऑप्शन डी, जैविक मंदता। साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो आप सभी साथी एक बार कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैविक मंदता अर्थात शारीरिक मंदता। साथियों, जन्म के समय में लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई जो मानसिक मंदता होती है उसे हम जैविक मंदता या शारीरिक मंदता कहते हैं साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, विश्लेषण बुद्धि। ऑप्शन बी, स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन सी, व्यावहारिक बुद्धि। ऑप्शन डी, सृजनात्मक बुद्धि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था और बुद्धि के तीन तंत्र बताए थे, तीन प्रकार बताए थे कि बुद्धि तीन घटकों में विभाजित है। जो वो घटक थे साथियों कौन कौन से थे, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। साथियों, उन्होंने तीन प्रकार के जो तंत्र बताए थे, तीन प्रकार की जो बुद्धि बताई थी, वो बताई थी विश्लेषण बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि साथियों। और स्थानिक बुद्धि का जो संबंध है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से नहीं है साथियों। जो स्थानिक बुद्धि है इसका संबंध हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि से संबंधित। आप सभी साथी जान रखिए, आपको विश्लेषण बुद्धि की जगह घटक बुद्धि देखने को मिल सकता है। व्यावहारिक बुद्धि की जगह आपको संदर्भ बुद्धि देखने को मिल सकता है। व्यावहारिक बुद्धि की जगह आपको संदर्भ देखने को मिल सकता है। और सृजनात्मक बुद्धि की जगह आपको अनुभव बुद्धि देखने को मिल सकता है साथियों, अनुभविक बुद्धि। तो आप सभी साथी इन नामों को याद कर लें। साथियों, जो विश्लेषण बुद्धि होती है वो ये कहती है कि इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो सूचना होती है, जो डाटा होता है उसका विश्लेषण करता है। और जो सृजनात्मक बुद्धि होती है इसमें बालक क्या करता है, समस्या समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों से कुछ नया सृजन करता है, कुछ नया निर्माण करता है साथियों। जबकि व्यावहारिक बुद्धि में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में आने वाली जो पर्यावरणीय जो मांग होती है उनसे निपटने का कार्य करता है साथियों। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक बुद्धि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित नहीं है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन संवेग की विशेषता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, संवेगात्मक अनुभूति के साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभव व्यक्ति में कई प्रकार की शारीरिक संबंधी परिवर्तनों को जन्म देती है। संवेगों में स्थानांतरणता का गुण नहीं पाया जाता है। प्रत्येक जीवित प्राणी को संवेगों की अनुभूति होती है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका क्या राइट आंसर होगा। साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी साथियों। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, जो संवेग होते हैं उनमें स्थानांतरणता का गुण पाया जाता है। कैसे साथियों, आप सभी ने देखा होगा, यदि किसी बालक को कोई अध्यापक डांट देता है वो उसका गुस्सा आकर अपने घर पर निकालता है, अपने से छोटे बच्चों पर निकालता है, अपने दोस्तों पर निकालता है। अर्थात जो उसका जो संवेग था क्रोध का वो उसका स्थानांतरण कहीं अन्य कर तो रहा है साथियों।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग में स्थानांतरता का गुण पाया जाता है, ये होना चाहिए था साथियों। जो संवेगात्मक अनुभूति होती है वो मूल प्रवृत्ति से जुड़ी होती है, अर्थात मूलभूत जो आवश्यकता होती है व्यक्ति की उनसे जुड़ी हुई होती है। और प्रत्येक संवेगात्मक जो अनुभूति होती है वो व्यक्ति में शारीरिक संबंधी परिवर्तनों को जन्म देती है। आपने देखा होगा, हम पहचान सकते हैं जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसका चेहरा लाल होता है, आंसू बहाते हुए हम व्यक्ति को देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देख सकते हैं साथियों। और प्रत्येक जो जीवित प्राणी होते हैं उनमें संवेग की अनुभूति होती है साथियों। तुम्हारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगों में स्थानांतरता का गुण नहीं पाया जाता है साथियों, ये संवेग की विशेषता से संबंधित नहीं है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। ऑप्शन बी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ऑप्शन सी, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। ऑप्शन डी, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी, जो अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि होती है उसका तात्पर्य होता है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, अर्थात दूसरों के जो भावों को समझते हैं वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं साथियों। अर्थात दूसरे के भावों को समझने वाले बालक, जैसे हम कहें चिकित्सक मरीज के भावों को समझ लेता है, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, ये सब क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति है साथियों। इनको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति में गिना जा सकता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए, तुल्य प्रकार। ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रकार। ऑप्शन सी, लघु उत्तरीय प्रकार। ऑप्शन डी, सत्य असत्य प्रकार। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उनका प्रकार नहीं है साथियों। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में तुल्य प्रकार के प्रश्न आते हैं, इनमें तुलना की जाती है साथियों। दूसरा आता है बहुविकल्पीय साथियों, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल है साथियों। जो लघु उत्तरीय प्रकार है वो हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं, एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्न आते हैं, सजातीय प्रश्न, विजातीय प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न, ये सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षण से संबंधित है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम में पुनर्वलन की कोई आवश्यकता नहीं होती, यह किसका मानना है। ऑप्शन ए, स्किनर। ऑप्शन बी, पावलाव। ऑप्शन सी, हल। ऑप्शन डी, टॉलमैन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों, किसका मानना था कि अधिगम में पुनर्वलन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथियों, हल ने तो प्रबलन का सिद्धांत दिया है, स्किनर ने पुनर्वलन को महत्व दिया है, पावलाव ने पुनर्वलन के बारे में माना है। साथियों, जो टॉलमैन है वो अधिगम के लिए पुनर्वलन को जरूरी नहीं मानता है साथियों। पुनर्वलन की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए, वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत। ऑप्शन बी, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन सी, अनियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत। ऑप्शन डी, विशिष्ट कौशल के विकास का सिद्धांत। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो सूक्ष्म शिक्षण के जो सिद्धांत दिए थे वो मुख्य रूप से एलन और रियान का नाम आता है साथियों। एलन और रियान ने दिए थे और इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के जो सिद्धांत बताए थे साथियों, 5 सिद्धांत बताए थे। कितने सिद्धांतों की बात की साथियों, 5 आधारभूत सिद्धांत बताए इन्होंने, जिनमें साथियों वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो वास्तविक शिक्षण है, बिल्कुल सही है साथियों। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, परिणाम संबंधी जो साधारण ज्ञान होते हैं उनकी जो प्रतिपुष्टि वापस फीडबैक दिया जाता है साथियों। तो यहाँ पर ये भी है साथियों। अनियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत, साथियों अनियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत जो है सम्मिलित नहीं है सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। ऑप्शन नंबर जो डी कहता है हमारा विशिष्ट कौशलों के विकास का सिद्धांत। एक समय में हम सूक्ष्म शिक्षण में किसी एक विशेष कार्य के लिए ही शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है साथियों। किसी एक विषय पर ही, एक विशेष कार्य पर जिसको हम कर रहे हैं साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनियंत्रित अभ्यास का जो सिद्धांत है साथियों, ये जो सूक्ष्म शिक्षण है इसमें तो अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है साथियों। अनियंत्रित थोड़ी होता है, जो इनका अभ्यास क्रम होता है वो नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर अनियंत्रित दे रखा है साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक पक्ष है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या। ऑप्शन बी पाठ्यवस्तु। ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ऑप्शन डी सह शैक्षिक गतिविधियाँ। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो पाठ्यक्रम का जो सैद्धांतिक पक्ष है
वो है हमारा साथियों जो पाठ्यक्रम का जो सैद्धांतिक पक्ष होता है इसको हम पाठ्य वस्तु कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? पाठ्य वस्तु कहते हैं साथियों, अर्थात पाठ्य पुस्तक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? जून 1975, मई 1973, जुलाई 1974, अप्रैल 1992। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों, इसका क्या आंसर होगा? जो भी साथी क्लास देख रहे हैं साथियों, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद थी NCTE, इसकी स्थापना मई 1973 में की गई थी। और साथियों इसकी स्थापना क्यों की गई थी? जो अध्यापक शिक्षा की जो गुणवत्ता थी, भारत में अध्यापक शिक्षा की जो गुणवत्ता थी उसके सुधार के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी स्थापना की थी साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मई 1973 में। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों के कितने प्रश्न सही हुए आप सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे ये भी बताइएगा साथियों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी नए साथी है हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचना उनको जल्द ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।